हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1, इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स, विद्युत आवेश और क्षेत्र। ठीक हो गया। तो ये आपका पहला चैप्टर है फिजिक्स का, ये आज से स्टार्ट होने जा रहे हैं, पार्ट 1। सो इसमें हम सबसे पहले आपके लिए हम डिस्कस करेंगे वो है कूलाम्स लॉ, यानी कूलाम का नियम। तो देखो कूलाम का नियम क्या कहता है। कूलाम का नियम क्या कहता है, The magnitude of the electrostatic force between 2-point electric charges are directly proportional to the product of the magnitude of each charges and inversely proportional to the square of the distance between the charges. Okay, so let me define this in Hindi. Okay, ये क्या कह रहा है, पॉइंट चार्ज का मतलब होता है बिंदु आवेश, है ना। ये कह रहा है कि दो बिंदु आवेशों के बीच, है ना। सपोज मैं ये दो बिंदु आवेश बनाता हूँ, ये मेरे पास दो बिंदु आवेश है। सपोज एक बिंदु आवेश पे चार्ज मेरा एक इस पर मेरा जो आवेश है वो Q1 है, इस पर आवेश मेरा Q2 है। ठीक है। और ये दो बिंदु आवेश दोनों क्या हैं, पॉजिटिव चार्ज हैं, पॉजिटिवली चार्ज हैं। ये भी धनावेशित है, ये भी धनावेशित, दो गोले हो गए बिंदु आवेश हैं। और इनके सेंटर से आपस में, इनके सेंटर्स के बीच की दूरी हम मान लेते हैं, केंद्रों की दूरी हम R मान लेते हैं। ठीक है। तो देखो आपको पता है दोनों में धनावेश हैं, तो धनावेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। धनावेश है दोनों पे, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, यानी Q2 Q1 पर इधर को बल लगाएगा। समझे आप, यानी यहाँ पर Q1 पर बल लगेगा F1, किसके द्वारा लगेगा, 2 के द्वारा। तो F12 बल लगेगा आपका Q1 चार्ज पर, और ऐसी Q2 चार्ज पर बल लगेगा। Q2 चार्ज पर कौन सा बल लगेगा, F2 बल लगेगा, और किसके द्वारा लगेगा आपका, वो F1, ये 1 के द्वारा लगेगा ये। तो इस प्रकार से F12 और F21 ये आपके दो फोर्स हो जाएंगे, जो कि क्या हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे विपरीत दिशा में। तो हम कह सकते हैं कि जो वेक्टर F12 है ये इक्वल है वेक्टर F21 के, लेकिन ऋणात्मक होगा, क्योंकि दिशा में एक दूसरे के क्या है, विपरीत है, विपरीत और लग रहे हैं। ठीक है ना, समझ गए ना आप। तो इनका मोड निकालेंगे तो मोड हमारा सेम आ जाएगा। हमारा अगर हम निकालें, तो अगर F निकालें, परिमाण निकालें, तो F इक्वल हम करेंगे मोड ऑफ F12 या मोड ऑफ F21 करो, कोई बात है, एक ही बात है, समझे। तो इसको हम बोलेंगे F। तो ये जो F लग रहा है, दो बिंदु आवेशों के बीच जो हमारा ये बल लग रहा है, ये F, ठीक है ना। तो ये जो F होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी समानुपाती होता है इन दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के, यानी Q1 और Q2 के गुणनफल के समानुपाती होता है। और इनके जो बीच की दूरी है, बीच की दूरी कितनी है, Q1 Q2 की R है ना। तो ये जो बल F है ये इनकी बीच की दूरी के समानुपाती नहीं होता, के व्युत्क्रमानुपाती होता है, लेकिन वर्ग के, है ना। तो इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और समानुपाती किसके होगा है, इनके गुण आवेशों के गुणनफल, यानी Q1 Q2 के। तो दो चीज़ें मानने के लिए, F इज़ प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड F इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये दो आपकी चीज़ निकल गई। अगर इन दोनों को हम कंबाइन कर दें तो हमारा बन जाता है F इज़ प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R²। अब यहाँ से अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर हम हटाते हैं तो आपका F बराबर बन जाता है, F इक्वल्स टू आपका हो जाता है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के हम यहाँ पर एक K नियतांक लगाते हैं, तो ज़्यादा K Q1 Q2/R²। तो ये आपका बल लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी विद्युत बल। तो ये क्या कर रहा है, किन्हीं भी दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल उनके जो चार्ज आपस में आवेश हैं, उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक हो गया। यहाँ पर K आपका क्या है, K आपका एक नियतांक है, K आपका क्या है, नियतांक है, और ये नियतांक आपका मीडियम के अनुसार माध्यम के अनुसार बदलते रहेगा। ठीक है। K जो नियतांक है इसका मान माध्यम के अनुसार क्या होता है, बदलते रहता है। अगर हम हवा के लिए या एयर के लिए देखें, निर्वात के लिए देखें, एयर के लिए या वैक्यूम के लिए देखें, हम वैक्यूम मीन्स निर्वात के लिए देखें, तो इसका मान होता है, K का मान होता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा ना, यस, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ये इसका मात्रक हो जाता है। ठीक है। तो जो K होता है ये नियतांक होता है, जो कि माध्यम पर निर्भर करता है। निर्वात और हवा में इसका जो फ्री स्पेस में भी कह सकते हैं, इसका जो मान होता है
वो 9 गुणा 10 की घात 9 के बराबर इसका मान आपका होता है। ठीक है, तो ये था आपका विद्युत बल दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाला। इतनी बात समझ में आ गई है ना। तो इसका मतलब अगर ये विद्युत बल जो आपका लग रहा है, ये F आपका विद्युत बल कहलाएगा यहाँ पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है डियर। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ये माध्यम पर निर्भर करता है। आपको पता है ना, K का मान माध्यम के अनुसार चेंज होते रहता है। यानी हवा और निर्वात में अगर आपने कोई दो बिंदु आवेश रखे हैं, उनके बीच लगने वाला विद्युत बल अलग होगा। और कोई और माध्यम जैसे पानी ले लें या कोई और माध्यम ले लें, वहाँ पर अगर दो बिंदु आवेश रख दिया आपने, उनके बीच लगने वाला विद्युत बल आपका अलग होगा। यानी ये जो विद्युत बल है यह माध्यम पर निर्भर करता है। एक चीज़ और, ये जो F आपका काम करेगा ये अलोंग द लाइन करेगा। जैसे आपका ये दो Q1 और Q2 दो चार्ज थे आपके, प्लस प्लस जो भी है Q1 और Q2, ये जो आपका बल लग रहा है ना F, ये अलोंग द लाइन लगेगी। इसी जो इन दोनों को आवेश को मिलाने वाली जो रेखा है, इस रेखा के अनुदिश लगेगा, अलोंग द लाइन। ऐसा नहीं कि ये जो बल लगा रहा है इस पर बल लगा रहा है, ऊपर को लगा दे रहा है, ऊपर को चले गया है चार्ज यहाँ से, या ये यहाँ से हट गया, नहीं ऐसा नहीं। अलोंग द लाइन, ये रेखा के अनुदिश, दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है यह विद्युत बल। समझ में आ गई इतनी बात? समझ में आ गई ना। तो ये थी आपकी विद्युत बल की परिभाषा। क्लियर है ना। सो नाउ हम पढ़ेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलॉम्स लॉ। कूलाम का जो नियम है उसका वेक्टर फॉर्म हम पढ़ेंगे, यानी सदिश रूप। आपका क्वेश्चन आता है कि कूलाम के नियम को सदिश रूप में रूपांतरित कीजिए। क्लियर है। तो सदिश रूप में रूपांतरित करने के लिए हम इसको ज्यामितीय रूप में करेंगे इसका पहले, है ना, तभी तो सदिश रूप में होगा। यानी सपोज ये एक्स एक्सिस हो गया हमारा, लेट मी मेक इट करेक्टली, ये एक्स एक्सिस हो गया सपोज, है ना, ये वाई एक्सिस हो गया और ये जेड एक्सिस हो गया। अच्छा, मैंने यहाँ पर कोई दो बिंदु आवेश रख दिए। एक आवेश मैंने यहाँ पर Q1 रख दिया और एक आवेश मैंने यहाँ पर Q2 रख दिया। ठीक है। अच्छा, ये Q1 और Q2 के मूल बिंदु के सापेक्ष इसके सदिश होंगे। तो ये Q1 के मूल बिंदु के सापेक्ष ये दूरी हम कहेंगे इसको R1, और मूल बिंदु से इस दूरी को हम बोल देंगे R2। तो ये बीच की दूरी कितनी हो जाएगी आपकी, बता सकते हैं आप? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यानी स्थिति सदिश, है ना, विस्थापन सदिश जो होगा इनका क्या होगा, R1 माइनस R2 होगा। क्लियर है ना, R1 माइनस R2 होगा। ठीक है ना। सपोज मेरे ये दो बिंदु आवेश को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये मेरे दो बिंदु आवेश थे। क्लियर है। ये दो बिंदु आवेश है मेरे पास, दोनों में प्लस चार्ज है, Q1 Q2 है। अब मैं लिख नहीं रहा हूँ Q1 Q2, मान लेना इस Q2 पर बल लगेगा आपका F2 किसके द्वारा, 1 के द्वारा, और इस Q1 पर बल लगेगा F1 किसके द्वारा, 2 के द्वारा, F1। ठीक है। इन दोनों के बीच का जो मैं सपोज ये दूरी मानता हूँ, इसको मैं मानता हूँ मॉड R। ठीक है। अगर मैं इनके स्थिति सदिश लिखूँ, विस्थापन सदिश, इस दिशा में जो इसका विस्थापन सदिश बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ से बताया था मैंने, इस दिशा में क्या बनेगा आपका, इस दिशा में R1 माइनस R2 बनेगा ना। ये होगा आपका R1 माइनस R2। ठीक है। और इस दिशा में विस्थापन सदिश क्या होगा आपका, R2 माइनस R1। ये आपके विस्थापन सदिश हो जाएगी। ठीक हो गया। अब हम निकालेंगे लगने वाला बल। अब आपको पता है लगने वाला बल किसके बराबर होता है। सपोज मैं लगने वाला बल F12 निकालूँ, क्या निकालता हूँ मैं, F12। इसको मैं इसी पेज में निकाल लेता, चलो ठीक है ना। तो हम पहले निकाल लें इसमें F12। तो जो F12 बल लग रहा है, यानी 1 पर 2 के द्वारा, द फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2, सेकेंड के द्वारा, है ना, सेकेंड के द्वारा जो 1 पर जो बल लग रहा है वो कितना बल लगेगा जरा बता सकते हैं आप, क्या होगा? यस, यू आर नोइंग दिस, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R यहाँ पर मॉड R लेंगे ना, यस, मॉड R स्क्वायर। अच्छा, ये तो इसका मैग्नीट्यूड हुआ, मापांक हुआ। इसको हमें वेक्टर रूप में लिखना है तो क्या लिखेंगे, इसका विस्थापन सदिश भी हमें लिखना पड़ेगा साथ में। तो यहाँ पर लिखेंगे इनटू जो आपका विस्थापन सदिश क्या होगा, यहाँ पर बताओ जरा मुझे, विस्थापन सदिश क्या होगा, यूनिट वेक्टर। विस्थापन सदिश का आपको यूनिट वेक्टर लिखना पड़ेगा, यानी एकांक सदिश रूप में उसको लिखना पड़ेगा। विस्थापन सदिश F12 दिशा में क्या है, R1 माइनस R2 है ना, ये वाला 12 दिशा में, तो ये लगेगा आपका, लगेगा नहीं लगेगा, तो ये होगा आपका R1 माइनस R2, R1 माइनस R2।
इसका हम यूनिट वेक्टर निकालें, यानी कैप लगा देंगे ऊपर से, यूनिट वेक्टर निकाल देंगे। ठीक है, तो F12 बराबर क्या हो जाएगा आप बता सकते हैं? अब आप देखो, आप यहाँ पे F12 विल बी इक्वल्स टू कितना होगा, KQ1 Q2 बट्टे, ये हो जाएगा आपका KQ1 Q2 बट्टे। अच्छा, जो R है आपका कितना होगा, ये मॉड R जो है R1 माइनस R2 के बराबर ही तो है ना, नहीं समझे? मॉड R R1 माइनस R2 के बराबर ही तो आपका होगा या नहीं होगा? होगा ना, यस। तो ये होगा आपका R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, कर सकते हैं इसको मल्टीप्लाई। आपका यहाँ पर क्या है देखो जरा, R1 माइनस R2 का कैप यानी एकांक सदिश। सपोज किसी A सदिश मेरा एकांक सदिश है, इसको मुझे अगर एकांक सदिश का वेक्टर रूप में लिखना है तो कैसे लिखते हैं इसको, वेक्टर A बाई क्या हो जाता है, मॉड A। तो ऐसे इसको भी लिखेंगे R1 माइनस R2 का कैप, तो क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2 बट्टे मॉड R1 माइनस R2 हो जाएगा, है ना। तो ये जाएगा आपका R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाई मॉड R1 माइनस R2। क्लियर है? तो यहाँ से आपका क्यूब बन जाएगा, यानी F12 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा KQ1 Q2 डिवाइडेड बाई, ये दो यहाँ है तो एक इधर हो जाएगा, दो ये हैं एक ये है, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना, यानी मॉड R1 माइनस R2 का क्यूब इंटू कितना है, R1 माइनस R2 ऊपर वाला जो बच जाएगा। तो ये आपका वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा 1 पर लगने वाला बल 2 के द्वारा, यानी द फोर्स अप्लाइड ऑन द चार्ज फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड। ऐसे ही आप सेकंड पर निकलने वाला बल, सेकंड चार्ज पर लगने वाला बल भी आप निकाल सकते हैं, F21 हो जाएगा। तो F21 कितना हो जाएगा, इसको आप अपने मन से निकाल सकते हैं, निकाल के देखिए इसको जरा कितना आया। सेम इसी फॉर्मेट में करना, कितना आएगा बताओ, चेक करो जरा एक बार, ट्राई करो। यस, कितना आएगा, ये आएगा आपका KQ1 Q2 बाई नीचे क्या होगा बताओ, R2 माइनस, इसको सॉल्व करना आप लोग ना, सॉल्व करोगे तभी समझ में आएगा। R2 माइनस एक यहाँ पर वेक्टर भी होगा, R2 माइनस R1 का क्यूब हो जाएगा, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1। ये आपका हो जाएगा कूलाम के नियम का वेक्टर रूप। क्लियर है? तो इस प्रकार से कूलाम के नियम को आप वेक्टर रूप में बदल सकते हैं। क्लियर है? अगर सपोज यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका आता है, व्हाट इज़ द सिमिलरिटी बिटवीन, ये आपका जो ये है जो दो बिंदुओं के बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है ना, और दो बिंदु के बीच लगने वाला विद्युत बल, इन दोनों में यानी Fe और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, इन दोनों में अंतर क्या होता है अगर आपसे पूछा जाए। जैसे अगर हम देखें हैं, Fe बराबर आपका क्या होता है, यानी दो बिंदु के बीच लगने वाला बल जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक बल, वो FQ1 Q2 बट्टे R स्क्वायर होता है। लेकिन अगर दो बिंदुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल यानी Fg निकाले तो ये किसके इक्वल होता है, ये होता है Gm1 M2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर के होता है। दोनों लगभग एक जैसे इसमें फॉर्मूले हैं, है नहीं है, लेकिन इसमें सिमिलरिटी भी है। क्या सिमिलर, समानता क्या है दोनों, विद्युत बल अगर आता है कि विद्युत बल और गुरुत्वीय बलों में क्या समानता है, तो समानता में पहले तो आप ये लिखेगा कि दोनों इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं, मतलब व्युत्क्रमानुपाती जो आपका नियम है उसको दोनों क्या मानते हैं। देखो यहाँ पर भी जो F है वो R स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है, और यहाँ पर भी Fg क्या है, R स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है। तो पहला पॉइंट आपके ये हो जाएगी समानता में, पहला पॉइंट लिख सकते हैं आप, इसको लिखते भी रहें। तो पहला पॉइंट समानता में क्या हो जाएगा कि दोनों बल यानी Fe और Fg दोनों बल क्या हैं, गुरुत्वीय बल और विद्युत बल दोनों व्युत्क्रमानुपाती नियम को मानते हैं। ठीक हो गया। सेकंड क्या कर सकते हैं आप, दो बिंदुओं के बीच लगने वाला जो विद्युत बल है वो भी इस दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है उसके अनुदिश काम करता है, यानी अलोंग द लाइन काम करता है। विद्युत बल भी और गुरुत्वीय बल भी दोनों अलोंग द लाइन काम करते हैं, है ना। तो आप कह सकते हैं कि विद्युत बल एवं गुरुत्वीय बल दोनों बिंदु आवेश या दोनों द्रव्यमानों को मिलाने वाली रेखाओं के अनुदिश कार्य करता है। ठीक है, ये तो इनकी थी समानता। अच्छा, असमानता यानी डिफरेंसेज अगर देखें तो असमानता भी है इनमें। क्या असमानता है, देखो अगर देखें तो Fe है आपका, अगर दो चार्ज प्लस और माइनस है तो Fe जो होता है आपका जो लगने वाला जो बल है वो क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षित हो जाएगा, नहीं आकर्षित हो जाएगा, सॉरी, है ना, ये आकर्षित हो जाएगा। अगर दोनों आवेश प्लस प्लस हैं तो ये प्रतिकर्षित हो जाएगा, प्रतिकर्षित। यानी जो विद्युत बल है वो आकर्षित भी होता है और प्रतिकर्षित भी होता है, लेकिन गुरुत्वीय बल हमेशा क्या होता है, आकर्षित होता है। एक अंतर ये हो गया।
और दूसरा अंतर क्या हो सकता है, जो Fe है ये माध्यम पर निर्भर करता है, क्योंकि K माध्यम पर निर्भर करता है तो Fe माध्यम पर निर्भर करेगा, लेकिन Fg माध्यम पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण यूनिवर्सल कांस्टेंट है, सार्वत्रिक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आपका जी, इसका मान तो फिक्स होता है, सार्वत्रिक है, यूनिवर्सल है, हर जगह एक ही रहेगा, 6.67 × 10⁻11 है ना। तो ये मान तो आपका हमेशा फिक्स रहना है। तो इसका मतलब Fg जो है वो माध्यम पर निर्भर नहीं करता, हर जगह एक ही रहेगा, बट Fe जो है वो माध्यम पर आपका निर्भर करता है। क्लियर है। तो इस प्रकार से आप इसको जान सकते हैं कि ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी विद्युत बल और गुरुत्वीय बलों में क्या समानताएं हैं। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसमें लिमिटेशंस ऑफ द कूलाम लॉ। कूलाम के लॉ का लिमिटेशन क्या है। अगर आप देखें लिमिटेशन क्या हो सकता है, ज़रा बताओ कहाँ ये लागू नहीं होगा। पहला बात ये है कि पहली इसकी जो लिमिटेशन का मतलब है सीमाएँ, कूलाम के नियम की सीमाएँ। क्या सीमा है। पहली सीमा ये है कि आप देख सकते हैं ये जो है केवल बिंदु आवेश यानी पॉइंट चार्ज पर ही लागू होता है, सतत आवेश यानी कॉन्टिन्यूस चार्ज पर लागू आवेश पर लागू नहीं होता है। यानी पहला इसका जो क्या कह सकते हैं लिमिटेशन है यानी सीमा है वो यही है कि कूलाम का नियम केवल बिंदु आवेशों पर ही लागू होता है, सतत आवेश पर नहीं। कॉन्टिन्यूस चार्ज क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे उसको भी। ठीक है। ये तो पहला नहीं है, पहला सीमा वो हो गई इसकी। दूसरा क्या हो सकता है ज़रा बता सकते हैं आप कूलाम के नियम का कोई और लिमिटेशन यानी सीमाएं, और क्या हो सकती है इसकी कूलाम के नियम की सीमाएं, कहाँ पर लागू नहीं होता जिस प्रकार से आप। तो चलो पहला तो हमने कर लिया कि पहला क्या था हमारा। ठीक है। ऐसे सेकंड भी आपका क्या हो सकता है कूलाम के नियम का कोई लिमिटेशन आप अगर बता सकते हैं तो कहाँ पर आपका कूलाम का नियम लागू नहीं होगा। एक तो क्या है कि पॉइंट चार्ज पर ही लागू होता है हमेशा, है ना। हमेशा कहाँ लागू होगा, केवल और केवल पॉइंट चार्ज पर ही लागू होगा। और दूसरा आप इसको खुद खोजो। ठीक है। कूलाम का जो नियम है इसकी कोई और सीमाएं आप खुद खोज सकते हैं बुक में देख के, है ना। बुक में देख सकते हैं और भी इसकी सीमाएं हैं, कहाँ कहाँ कूलाम का नियम हमारा लागू नहीं होता है। समझ में आई बात। हाँ। दूसरा ये हो सकता है कि इसके लिए दोनों आवेश आपके क्या चाहिए, स्थिर होने चाहिए। स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल होता है ना। या तो जो हमारा कूलाम का नियम है दूसरा सीमा इसकी लिख सकते हैं आप, यह केवल स्थिर बिंदु आवेशों पर ही लागू होता है। अगर दोनों आवेश गतिमान हो तब यह नियम लागू नहीं होगा, है ना। हाँ, अगर एक आवेश गतिमान हो एक स्थिर हो तब भी यह नियम लागू होता है। ठीक है। तो ये इसकी दो सीमाएं हमने पढ़ी। ठीक है। अगला है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जिसको हम बोलते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। क्या है अध्यारोपण का सिद्धांत। देखो ये हमने थोड़ा लिखा होगा आपको अगर समझ में आ रहा है। यदि किसी निकाय में अनेक, आपकी बुक का ही है, यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हों तो इनमें से किसी एक आवेश पर लगने वाला बल अन्य आवेशों के कारण अलग अलग बलों के वेक्टर योग के बराबर होता है। इसे अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। कुछ समझे आप? नहीं समझे, कोई बात नहीं। देखो सपोज अभी तक हमारे पास दो चार्ज थे Q1 Q2। सपोज हमारे पास दो चार्ज न होकर मेरे पास तीन चार्ज हो गए, Q1 Q2 और Q3 भी हो गया। तो क्या होगा, ये Q2 पर Q1 के द्वारा भी बल लगेगा, Q3 के द्वारा भी बल लगेगा। तो Q2 पर लगने वाला कुल बल कितना हो जाएगा, नेट बल कितना हो जाएगा, इसके द्वारा लगाया गया बल प्लस ये वाले चार्ज के द्वारा लगाया गया बल। यही तो कह रहा हो, है ना। अगर सपोज हमारे पास तीन आवेश ना होके n आवेश हो, बहुत सारे आवेश हो। सपोज हमारे पास कितने आवेश हो, Q1 Q2 Q3 डेड हमारे पास Qn चार्ज हैं, Qn आवेश हैं। तो nth आवेश पर लगने वाला नेट बल आप लिख सकते हैं, nth आवेश पर लगने वाला नेट बल कुल बल कितना होगा, nth आवेश पर लगने वाला कुल बल कितना होगा, यानी nth आवेश पर Q1 के द्वारा लगाया गया बल यानी Fn1 हो जाएगा। ऐसे ही nth आवेश पर Q2 यानी F2 के द्वारा लगाया गया बल। ऐसे ही आपका nth आवेश पर 3 के द्वारा ऐसे ही आपके सारे बल यानी nth आवेश पर n-1 वाले चार्ज द्वारा लगाया गया। ये टोटल बलों को आप जोड़ दें तो आपका जो nth आवेश पर n चार्जों द्वारा लगाया गया कुल बल आपका आ जाएगा। क्लियर है। तो यह था आपका अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है। तो आज के कंसेप्ट में इतना ही क्लियर करेंगे। आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको इसके आगे आने वाले इसके टॉपिक्स के बारे में बताया जाएगा। टिल देन स्टे ट्यून। थैंक यू। बाय बाय।